वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स देखे थे, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 21 जनवरी को, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प उन की पॉइंट से होगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको आपको ज़रूर देख कर जाना है। ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मैं दे दूँगी ताकि आप वो पेडागोजी के की पॉइंट्स देख कर जाएँ। वहाँ से डेफिनेटली आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हम कंटेंट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट हैं, टैग वर्ड्स हैं, या फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो देखने वाले हैं। और यहाँ से डेफिनेटली आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपका 21 जनवरी 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आपको अभी भी नोट्स चाहिए पेपर 2 साइंस के लिए, तो आप मेरी मेल ID या फिर सिंपली मेरे व्हाट्सएप है 9411662115, इस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी, जिसके रिगार्डिंग ये मेरी जो है UPI ID यहाँ पर दी हुई है। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो होने वाली है। सारा जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट है आपके लिए, वो मैंने इसमें क्या करा है, समराइज़ कर दिया है, और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और मेरी तरफ से जितने भी स्टूडेंट हैं सबको हैप्पी मकर संक्रांति। तो क्लास में आज हम सारे इंपॉर्टेंट जो टैग वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस में, जो बेसिकली वो सारे के सारे देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक जो आपका हर बार बनता है, वो यहाँ से बनता है कि हम पौधों के कौन से भाग खाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि प्लांट, ऐसे प्लांट जिनकी हम रूट जो जड़ होती है वो खाते हैं, तो आप याद रखेंगे गाजर, मूली, चुकंदर, आपका शकरकंद और ये जो शलजम है, स्वीट पोटैटो और टर्निप, ये सब हमारे रूट होते हैं एज अ फूड। अगर आपसे स्टेम पूछे तो स्टेम वाले आपको जो है बहुत ही अच्छे से, तने वाले अगर आपसे पूछे तो बहुत इंपॉर्टेंट है अनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक और टर्मरिक। तो ये पौधे के कौन से भाग हम खाते हैं, स्टेम खाते हैं, और यही इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं। तो याद रखेंगे प्याज, आलू, अदरक, लहसुन और हल्दी। कभी कभी पूछ लेता है कि टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, हम उसका कौन सा भाग खाते हैं, तो हम उसका तना जो होता है वो हम खाते हैं। कुछ पौधों की हम पत्तियां खाते हैं, जैसे पालक, गोभी, सरसों के पौधे। उसके अलावा कुछ पत्तियों के हम फूल जो होते हैं वो भी खाते हैं, NCERT में बताया, जैसे केले के पौधा। तो याद रखेंगे अगर क्वेश्चन बन जाए स्टेटमेंट की फॉर्म में कि जो बनाना प्लांट होता है, तो क्या हम उसके फ्लावर को खाते हैं, बिल्कुल। जैसे कद्दू का फूल जो होता है, पम्पकिन प्लांट का जो फूल होता है, सनफ्लावर हो गया, सूरजमुखी और चमेली, तो इनके जो फूल होते हैं वो भी क्या होता है, एज अ फूड जो है वो हम कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा आपको याद रखना है वो कौन से विटामिन जो आपके वाटर में घुलनशील होते हैं, तो विटामिन B और C वो विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं। उसके अलावा विटामिन A, D, E, K जो होते हैं वो फैट सॉल्यूबल, जो वसा में घुलनशील होते हैं, ये वो विटामिन होते हैं। और ये जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, इन्हें ही जो हमारा लीवर होता है, जो हमारा यकृत है, वो स्टोर कर कर रखता है। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन से विटामिन हैं जो हमारे लीवर या यकृत में स्टोर होते हैं, तो जो फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं A, D, E, K, वो हमारे लीवर में स्टोर होते हैं। कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन K। कौन से विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जो हमारे सेल को जल्दी से मरने नहीं देते हमारी बॉडी में, तो उनके लिए कौन से विटामिन जो हैं एसेंशियल होते हैं, विटामिन A, E और C। याद रखेंगे विटामिन A, C और E। विटामिन B एक ऐसा विटामिन है जो कि वाटर सॉल्यूबल है, और जब हम राइस को धोते हैं, गोज आउट ऑफ द राइस व्हेन वॉशेज अवे विद वाटर, तो जब हम राइस को पानी से धुलते हैं तो विटामिन B जो कि वाटर सॉल्यूबल है वो उसमें से निकल जाता है। इसलिए जो राइस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रगड़ कर धोना नहीं चाहिए। विटामिन C की अगर एक और बात करें तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है ऑन हीटिंग, जब हम गर्म करते हैं। क्वेश्चन बनेगा कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है गर्म करने पर, तो वो विटामिन C होगा, और इसे ही हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। और साथ में ये रेस्पॉन्सिबल होता है विटामिन C किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। कभी कभी पूछ लेता है कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो विटामिन C होता है। उसके अलावा विटामिन A से कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, जितनी भी आपकी विजन, आंखों से संबंधित बीमारियां होंगी, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, तो ये सारे किससे संबंधित होते हैं, विटामिन A की कमी से संबंधित होते हैं। उसके अलावा विटामिन B1 के बारे में याद रखेंगे, बेरी बेरी जो होता है, वीक मसल्स, अगर पूछ लिया जाए वीक मसल्स हैं, अगर किसी बच्चे की आपसे स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेगा तो बताइए उस बच्चे में कौन से विटामिन की कमी है, तो विटामिन B1 की जो है वो कमी है। विटामिन C जो है वो स्कर्वी जो होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना,
लगना। अगर घाव आपके इजीली नहीं भर रहे हैं, इट मीन्स आपकी बॉडी में किसकी कमी है, विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होना, बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बैंड होने लगती हैं, तो दोनों में अंतर है। विटामिन B1 पूछे तो वीक मसल्स है, लेकिन अगर बोन्स आपकी हड्डियां सॉफ्ट हो रही हैं और मुड़ रही हैं तो किसकी कमी है, विटामिन डी की कमी है। कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ डिके जो है वो देखने को मिलता है, कमज़ोर जो हड्डियाँ हैं वो हो जाती हैं, और टूथ जो है, जो हमारे टीथ हैं, दांत का जो क्षय है वो होने लगता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर जो है वो होने लगता है, जो हमारे नेक के नीचे ग्लैंड होता है वो फूल जाता है। और आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया होता है, जिसमें हमें क्या होता है, थकान, कमज़ोरी जो है वो महसूस होती है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। उसके अलावा 2 पॉइंट स्टेटमेंट में बन सकते हैं कि सी ब्रीज क्या होता है और लैंड ब्रीज क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, समुद्र समीर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समुद्र समीर, सी ब्रीज, दिन के समय क्या होता है, लैंड जल्दी से गर्म होता है और गर्म होकर हवा ऊपर चली जाती है। उसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं जो होती हैं वो लैंड, स्थल की तरफ आती हैं, और वही जो हवाएं समुद्र से लैंड की तरफ आ रही हैं वो होती हैं आपकी सी ब्रीज, समुद्र समीर, और ये दिन के समय हमें देखने को मिलता है। यही बात यहाँ पर लिखी है। सेम ऐसे ही जो होता है आपका थल समीर, जो लैंड समीर होता है, इसमें क्या होता है, रात के समय जो समुद्र है वो जल्दी से क्या होता है, ठंडा नहीं होता, तो ये उसकी जो हवाएं हैं गर्म होने की वजह से ऊपर उठ जाती हैं, और जो लैंड की ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो समुद्र की तरफ जो है रात के समय आती हैं, तो वो आपका लैंड ब्रीज कहलाता है, जो कि रात में होता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। उसके अलावा देखिए, अर्थक्वेक से क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो ये हैं कि रिएक्टर स्केल क्या होता है। स्केल यूज टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक, जो क्या होता है, भूकंप जो होता है उसके मैग्नीट्यूड, उसके और स्ट्रेंथ को, उसकी तीव्रता को जो है मापता है, वो होती है कौन सी स्केल पे मापा जाता है, वो रिएक्टर स्केल होती है। और जो खतरनाक अर्थक्वेक होता है उसमें अगर रिएक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड 7 या उससे ज़्यादा आता है तो वो अर्थक्वेक जो होता है, जो वो भूकंप होता है, वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव, खतरनाक माना जाता है। सिस्मिक वेव क्या होती हैं, देखिए जो ये वेव आपको डायग्राम में दिखाई देती हैं, जब अर्थक्वेक बनता है तो वेव प्रोड्यूस होती हैं अर्थ के अंदर से, और वही वेव्स जो होती हैं, वही तरंगें जो होती हैं वो कहलाती हैं आपकी सिस्मिक वेव। और ये जो सिस्मिक वेव है, अगर पूछे किस दिशा में जाती हैं, तो ये सभी डायरेक्शन में जो है आपको जाते हुए दिखती हैं। अब फोकस क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थ के नीचे जिस पॉइंट से अर्थ क्वेक, जो भूकंप है जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, वो आपका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, या इसे हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। और इसके वर्टिकल जस्ट अबव, ऊपर की तरफ जो पॉइंट होता है वो हमारा एपिसेंटर कहलाता है। तो दोनों में अंतर है। फोकस इनसाइड द अर्थ, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, और एपिसेंटर वो रीजन है जस्ट अबव द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, इसके जस्ट वर्टिकल अबव जो एरिया होगा वो होता है आपका एपिसेंटर। ठीक है, तो अर्थक्वेक जो है ओरिजिनेट नहीं होता कहाँ से, एपिसेंटर से, वो तो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, फोकस से होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। उसके अलावा प्रेशर का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर एरिया बढ़ाते हैं तो प्रेशर जो है वो हमारा घटता है, और अगर हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ता है। तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और फोर्स के, बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को हमें मिलता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। और इसका मात्रक जो है, SI यूनिट जो होता है वो पास्कल होता है, ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। उसके अलावा फोर्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट और इसका हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके अलावा देखिए, जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है सेल्सियस में, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूं तो वो 98.6 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन बना है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इनको की पॉइंट्स में रखा है। अब देखिए, जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जिसमें मरकरी होती है, उसकी जो रेंज होती है टेम्परेचर को नापने की, मेज़र करने की, वो कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये रेंज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी होगी। उसके अलावा जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं, उनकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्या क्या रेंज होती हैं आपकी क्लिनिकल थर्मामीटर की, और साथ में लेबोरेटरी जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है।
उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो संचरण वाले रोग होते हैं, जो किसी भी माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाते हैं। कैन बी स्प्रेड थ्रू वाटर, एयर। देखिए, कम्युनिकेबल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेरे कॉन्टैक्ट से, मैं किसी का जूठा पानी या हवा के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से अगर कोई डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रही है तो वो संचरण वाली डिजीज़ होगी, कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं एड्स, टाइफाइड वाटर के थ्रू हो जाता है, टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस एयर के माध्यम से हो सकता है, मलेरिया जो हो गया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम मच्छर के माध्यम से हो गया, कॉलेरा जो हो गया ये भी पानी के माध्यम से हो जाता है। तो कोई भी मीडियम के माध्यम से, कोई भी मीडियम से अगर कोई डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है तो वो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। दूसरी होती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती। जैसे फीवर हो गया, फीवर एक अगर पर्सन को है, नॉर्मल फीवर है तो वो दूसरे को नहीं होगा। जैसे हार्ट डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गया। इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं ये नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से नहीं जाती। उसके अलावा देखिए, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा, मैच द फॉलोइंग में करके क्वेश्चन बन सकता है कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है। वो आपका सिरका विनेगर में होता है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में होता है। सिट्रस अम्ल जो होता है, सिट्रिक एसिड जो होता है वो सिट्रस जो फ्रूट होते हैं जैसे ऑरेंज और लेमन, नींबू और संतरा, उनमें पाया जाता है। दही में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनच जो पालक होता है उसमें कौन सा होता है, ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो देखने को मिलता है। आंवला और सिट्रस फ्रूट में एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी भी कहते हैं। टार्ट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो टैमरेड होती है, जो इमली होती है, उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है। अंगूर में अगर आपसे पूछ ले तो टार्ट्रिक एसिड होगा। कच्चे आम में अनराइप मैंगो से क्वेश्चन बन जाए तो याद रखेंगे उसमें भी क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड ही हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बेस जो क्षारक होते हैं। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपसे पूछ लेगा कि लाइम वाटर जो है, चूने का पानी है, उसे किस और नाम से जाना जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम जानते हैं। हम बहुत बार रिएक्शन में हमने पढ़ा भी है कि कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई, कैल्शियम ऑक्साइड बना, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। फिर उसकी रिएक्शन पानी से करा दी तो वो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसे हम चूने का पानी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, क्षारक है, किस में प्रयोग होता है, तो एनसीईआरटी में टेबल में दिया है, खिड़कियों को साफ करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए कि सोप जो साबुन है उसमें कौन कौन से क्षारक होते हैं, तो टेबल में साफ साफ दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये हमें साबुन में देखने को मिलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें टेबल में दे देते हैं और बच्चे सोचते हैं कहाँ से पूछ लिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। पेट में अगर हमारे एसिडिटी हो जाती है तो उस समय उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जिस बेस क्षारक का प्रयोग करते हैं वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये टेबल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी होगी कि पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जो प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर हैं ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन से नीचे वाले जो एलिमेंट हैं वो इजीली क्या होता है, रिएक्ट नहीं करते। ऑलमोस्ट क्या होता है कि ये रिएक्ट किसी के साथ नहीं करते। और इस कैटेगरी में कॉपर भी आ जाता है जो कि काफ़ी नीचे होता है। अब देखिए, क्वेश्चन बन सकता है, एक सिंगल मेटल है आयरन मेरा, एक सॉल्यूशन में पड़ा है जिंक, है ना, सॉल्यूशन में पड़ा है आपका जिंक, सॉल्ट का सॉल्यूशन है जिसमें जिंक भी है, तो क्या ये आयरन सॉल्यूशन में पड़े जिंक को निकाल पाएगा, चलिए बताइए। देखिए, ये यहाँ पर इसको नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि जो सिंगल मेटल आयरन है ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर आप देखते हैं, अभिक्रिया वाली शीलता वाली टेबल में अगर आप देखते हैं तो ये आयरन जो है जिंक से नीचे आता है। इट मीन्स ये जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और ये जो सिंगल मेटल आयरन है ये कम रिएक्टिव है। तो कम रिएक्टिव होने की वजह से ये आयरन जो है ये सॉल्यूशन में पड़े जिंक को नहीं निकाल पाएगा। सिंगल मेटल जब ही सॉल्यूशन में पड़े मेटल को, धातु को निकाल सकता है जब वो सिंगल मेटल क्या होता है, सॉल्यूशन में जो मेटल पड़ा है उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है टेबल, इसको याद रखेंगे। अब देखिए, जो क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिक वो तीन ही तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन बनता है, औसत चाल पर क्वेश्चन बन सकता है जिसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। एक क्वेश्चन आपका जो बन सकता है फ्रिक्वेंसी वाले चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है। मोशन और टाइम में जब हम पढ़ते हैं, फ्रिक्वेंसी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, ऑसिलेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, दोलन बटे समय, ऑसिलेशन अपॉन टाइम। जैसे क्वेश्चन में आपको दे देगा कि एक ऑब्जेक्ट है,
जो 30 ऑसिलेशन करता है 3 सेकंड में, 30 ऑसिलेशन करता है 3 सेकंड में, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? सिंपल फॉर्मूला है ऑसिलेशन अपॉन टाइम। इसको कट करेंगे तो 10 हर्ट्स जो है वो हमारी फ्रिक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। फ्रिक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्स होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो एक फॉर्मूले बेस पर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और एक तीसरा क्वेश्चन सॉइल वाले चैप्टर में पर्कुलेशन रेट, पानी निकलने की जो दर होती है ml पर मिनट, मिलीलीटर पर मिनट में ही हम उसको निकालते हैं। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे। तो अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी जो है निकल रहा है और कितने समय में निकल रहा है। पर्कुलेशन टाइम, उनको हम दोनों को, जैसे क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ वाटर दे देगा, जैसे दे देगा 200 ml वाटर है, वो कितने टाइम में निकलता है? वो 20 मिनट में निकल जाता है। तो पर्कुलेशन रेट बताइए, अंतःस्रावण दर बताइए। तो उस केस में ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 मिलीलीटर पर मिनट जो है ये आपकी क्या हो गई? पर्कुलेशन रेट हो गई, अंतःस्रावण दर हो गई। तीनों फॉर्मूले याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में है वो ये है कि थर्मोसेटिंग क्या होती है और थर्मोप्लास्टिक क्या होती है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं हीट करने पर और कैन बी बैंड इजीली, तो वो होते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और आसानी से मुड़ जाते हैं, और बार बार दोबारा फिर से गर्म करेंगे तो वो फिर से पिघल जाएंगे। तो ऐसे प्लास्टिक होते हैं आपके थर्मोप्लास्टिक, जिसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है पॉलीथीन और पीवीसी। ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। उसके इनको बहुत जगह टॉय, कॉम्ब, वेरियस कंटेनर बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा दूसरी तरफ होती है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये वो प्लास्टिक होते हैं जो एक बार ढलने पर गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। जैसे जो हमारे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी में जो स्विचेस होते हैं वो इसी प्लास्टिक के बने होते हैं। जैसे अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो वो आसानी से पिघलते नहीं है। एक बार उनको मोल्ड कर दिया तो फिर हीट करने पर वो क्या होगा? वो पिघलेंगे नहीं। इसके उदाहरण थर्मोसेटिंग में याद रखेंगे बेकेलाइट और मेलामाइन जो होते हैं वो इसके उदाहरण होते हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें वो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। रबी की फसलें वो होती हैं जो जाड़ों की फसलें होती हैं, अक्टूबर नवंबर के टाइम पर बोई जाती हैं और अप्रैल के टाइम पर उनको काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो जाड़ों की फसलें, रबी की फसलें कौन सी होती हैं? बीट, बार्ले, ओट्स, ग्राम, मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब हो गया आपका मस्टर्ड हो गया आपका लाइन सीड हो गया, जिसे हम अलसी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये सारी सरसों, मस्टर्ड हिंदी में क्या है? सरसों। तो ये सारी क्या है? आपकी जाड़ों की फसलें हैं। उसके अलावा खरीफ की फसलें जो जून जुलाई के टाइम में बोई जाती हैं और नवंबर के टाइम में जो है उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो उसमें जाता है राइस, मिलेट, रागी, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन। ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। कॉटन, आपसे कपास पूछ लेगा किसकी फसल है, तो कपास जो है वो खरीफ की फसल है। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको फर्टिलाइज़र में ये पॉइंट्स याद रखने ज़रूरी हैं, एनसीईआरटी में दिए हैं। उर्वरक, फर्टिलाइज़र क्या है? एक तो फर्टिलाइज़र इज़ अ केमिकल सब्सटेंस एनरिच विद स्पेसिफिक न्यूट्रेंट। ये एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों में समृद्ध होता है। इसमें कुछ स्पेशल न्यूट्रेंट्स जो हैं वो पाया जाता है। और इनका उत्पादन कहाँ होता है? ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? याद रखेंगे फैक्ट्रियों में जो है वहाँ पर ये फर्टिलाइज़र जो हैं वो बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, देखिए यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये पूछे गए हैं। सुपर फॉस्फेट और पोटाश, ये एनसीईआरटी में दिए हैं, इसलिए मैंने बताया है। अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके उर्वरक हैं, फर्टिलाइज़र जो हैं आते हैं। कभी कभी एनपीके की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, वो भी आपको याद रखनी होगी। उसके अलावा मैग्नेट चैप्टर में सारी चीज़ें आपको पता है अच्छे से। नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, जो इसमें स्टेटमेंट करके क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, तो आउटसाइड द मैग्नेट, चुंबक के जो बाहर होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं इस फॉर्म में। ठीक है, ऐसे इधर की तरफ से ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, याद रखेंगे। और मैग्नेट के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? साउथ पोल से। जैसे ये आई तो इधर से, ये आई इधर से, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना होगा। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। तो नॉर्थ पोल से जाती हैं और साउथ में चली जाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन अंदर की तरफ क्या होता है? ये पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती हैं, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। उसके अलावा देखिए पिनहोल कैमरा में कैसी इमेज बनती है। जो पिनहोल कैमरा होता है, जो
एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स फंसाया जाता है, एक ट्रेसिंग पेपर जो है करके लगाया जाता है और वहाँ पर इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है वो हमें मिलता है। तो जो इसमें इमेज बनती है वो हमेशा रियल होती है, वास्तविक होती है, जिसे हम किसी ट्रेसिंग पेपर पर, स्क्रीन पर जो है प्राप्त कर रहे हैं। तो वही तो वास्तविक इमेज होती है। इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है और साथ में साइज़ में कैसी होती है, छोटी होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पिन होल कैमरे में इमेज जो बनती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, साइज़ में छोटी होती है और जैसा ऑब्जेक्ट होता है कलर का वैसी ही इमेज, वैसा ही प्रतिबिंब बनता है। अगर ऑब्जेक्ट कलरफुल है तो इमेज जो प्रतिबिंब है वो कलरफुल होगा। अगर ऑब्जेक्ट ब्लैक एंड वाइट है तो इमेज जो बनेगी वो ब्लैक एंड वाइट बनेगी। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, वस्तु कैसी है। उसके अलावा प्लेन मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह की इमेज बनती है, ये लास्ट टाइम में आपको रिवाइज में याद रखना होगा, भूल मत जाना। जो मिरर फ्लैट होता है, फ्लैट सरफेस का होता है, वो प्लेन मिरर होता है। इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, मतलब मिरर के पीछे होती है, दैट इज़ आभासी। इरेक्ट होती है और सेम साइज होती है, ठीक है। और कॉनकेव की बात करें, जब हम ऑब्जेक्ट जो है अगर मिरर के पास आता है, इमेज जो है उल्टी है और बड़ी होती चली जाएगी। जब हम बहुत ज़्यादा मिरर के पास आ जाएंगे तो इमेज यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, उल्टी की जगह सीधी हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाती है। जो इमेज अभी रियल बन रही थी वो अब वर्चुअल भी बनने लगती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट इज़ फार फ्रॉम ऑब्जेक्ट, नहीं मिरर, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है मिरर से, उस केस में इमेज हमेशा उल्टी बनती है, स्मॉल साइज़ की होती है और वो रियल होती है, वास्तविक होती है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो कॉनकेव मिरर होता है, ये जो अवतल दर्पण होता है, इसमें पास आने पर इमेज जो है बड़ी होती चली जाती है और जो इमेज आपकी वर्चुअल होती है, वो जो रियल होती है, सॉरी, इमेज, वो बहुत ज़्यादा पास आने पर वर्चुअल भी हो जाती है। और जो इमेज आपकी उल्टी बन रही थी, बहुत ज़्यादा पास आने पर वो सीधी भी हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। उसमें रियल इमेज भी बनती है और साथ में बड़ी इमेज भी जो है वो, सॉरी, रियल भी बनती है और साथ में वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब इमेज भी बनती है। प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूँ, कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ, तो इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, वो हमेशा वर्चुअल होती है और साथ में वो हमेशा डिमिनिश्ड होती है, साइज़ में कैसी होती है, छोटी होती है। तो ये आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में याद रखना होगा। जो काम कॉनकेव मिरर करता है सेम वही काम कौन करेगा, आपका कॉन्वेक्स लेंस करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो काम कॉन्वेक्स मिरर करता है सेम वही काम आपका कॉनकेव लेंस भी करता है, अवतल लेंस भी वहाँ पर वही काम करता है। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। अब देखिए, जो कुछ पॉइंट्स और याद रखने हैं आपको, एग्जाम्पल याद रखने होंगे शैवाल के, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्गी। एल्गी के जो उदाहरण, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं वो दिया है क्लोमाइडोमोनास। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्लेमाइडोमोनास क्या है तो याद रखेंगे वो आपका एल्गी है। साथ में स्पायरोगायरा, ये भी क्या है, एल्गी, जो शैवाल हैं उनका उदाहरण है। फिर आपसे प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल पूछ सकता है तो अमीबा और पैरामीशियम। देखिए इसमें तो क्या होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं, फॉल्स पदार्थ होते हैं और इसमें क्या होते हैं, सीलिया जो होते हैं, इसमें हमें पैरामीशियम में देखने को मिलते हैं। तो प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल आप याद रखेंगे अमीबा और पैरामीशियम। उसके अलावा आपको फंगाई, जो कवक होता है, उसके एग्जाम्पल याद रखने होंगे। राइजोपस, देखिए इस तरह से, ये देखिए स्पोर फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर राइजोपस हो गया, ये हो गया एस्परजिलस हो गया, क्या हो गया, एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया। ये सारे किसके उदाहरण हैं, ये आपके फंगाई के एग्जाम्पल हैं। प्लीज़ इनको अच्छे से याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन बना भी है कि यहाँ पर पूछ लिया आपसे एस्परजिलस क्या है, तो आपने अभी देखा एस्परजिलस जो है वो फंगाई की कैटेगरी में आती है। लैक्टोबैसिलस क्या है, वो आपका बैक्टीरिया है, वो आपका जीवाणु है। पैरामीशियम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पैरामीशियम में अभी हमने देखा था अमीबा और पैरामीशियम किसके उदाहरण थे, वो प्रोटोजोआ के उदाहरण थे। आपसे जैसे स्पायरोगायरा पूछ लेगा, स्पायरोगायरा क्या है, अभी हमने पीछे देखा था, वो एल्गी होता है, वो शैवाल होता है। तो इस तरह से मैचिंग करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के भी 100% चांसेस हैं कि ये जो 6 रोग होता है, ये जो आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। और ये इसके संचरण का तरीका क्या होता है, ये ट्रांसमिशन इसका क्या होता है, ये वायु, एयर से होता है। सेम ऐसी खसरा जो मीसल्स हो गई, ये वायरस से होती है। ये आप याद कर लीजिएगा। जैसे पोलियो है, ये भी वायरस से होता है और इसके ट्रांसमिशन का तरीका वायु और जल दोनों हो सकते हैं। टाइफाइड हो गया, ये जीवाणु बैक्टीरिया से होता है और ये जल, वाटर के माध्यम
से होता है। सेम ऐसे ही हेपेटाइटिस ए, अब देखिए आपसे ये सब कॉमन है, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो वायरस से होता है, विषाणु से होता है, और इसके भी ट्रांसमिशन का जो तरीका होता है, किस तरीके से ये फैलता है, वो जल होता है, वाटर जो है वहाँ पर होता है। मलेरिया जो होता है वो किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, और इसके संचरण का तरीका क्या होता है, वो मच्छर जो है वहाँ पर होता है। सेम ऐसे ये यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखे हैं। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स, पोलियो जो है वायरस से हो रहा है, हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस से हो रहा है, लेकिन इसके संचरण का तरीका क्या है, वाटर है। ठीक है, तो ये टेबल है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब जैसे आपसे एक और पूछ सकता है किस किस साइंटिस्ट ने किस किस की खोज की, वो क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको याद रखना होगा जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने जो है वो चेचक के टीके की जो है वहाँ पर खोज की थी। लुइस पास्चर ने जो है आपकी फर्मेंटेशन जो होता है, किण्वन जो होता है, उसकी खोज की थी। और जो रॉबर्ट कॉच है उन्होंने बैसिलस एंथ्रेक्स बैक्टीरिया नामक की जो है वहाँ पर खोज की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। उसके अलावा देखिए आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। जैसे ये प्लांट सेल है और ये आपका एनिमल सेल है, ये जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका है। तो देखिए इसमें जो ये वैक्यूल्स है आप देखेंगे प्लांट सेल में, पादप कोशिका में, ये जो वैक्यूल्स है, ये जो रिक्तिका होती है वो बहुत बड़ी होती है, जबकि जो हमारे सेल्स होते हैं उनके अंदर ये जो रिक्तिका वैक्यूल्स होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं। दोनों ही, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में ही हमें सेल मेम्ब्रेन जो है, कोशिका झिल्ली जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन कोशिका भित्ति, ये जो सेल वॉल है, ये केवल प्लांट सेल में ही देखने को मिलती है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये दोनों में होता है, ये सॉरी क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये केवल, ये देखिए यहाँ पर हरित लवक, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये केवल प्लांट सेल में, पादप कोशिका में ही देखने को मिलता है। लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म है, कोशिकीय द्रव है, ये दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी होता है, ये एनिमल सेल में भी होता है। अब देखिए जो प्लांट सेल है और जो ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। तो देखिए प्लांट सेल में जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो पेरिफेरल होता है, मतलब साइड में होता है। लेकिन हम एनिमल सेल में ये जो न्यूक्लियस केंद्रक होता है ये सेंटर में होता है। तो पूछ लेता है कि जो पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, उसमें क्या ये सेंटर में होता है, नहीं, वैक्यूल्स क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा होता है, रिक्तिका बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से जो केंद्रक है वो कोने पे पहुँच जाता है, पेरिफेरल हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जो आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। उसके अलावा देखिए आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज को हिंदी में बोलते हैं धमनी और वेन को हिंदी में बोलते हैं शिरा। यहाँ से क्वेश्चन बनने के भी बहुत हाई चांस हैं। ये जो आर्टरीज होती हैं, ये जो धमनियाँ होती हैं, इनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो हमारे हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक रक्त को ले जाने का काम करती हैं। हार्ट से ले जाने का काम हमेशा याद रखेंगे, हार्ट से ले जाने का काम कौन करती हैं, वो आर्टरीज करती हैं, धमनियाँ करती हैं, और हमारे ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट तक लेकर जाती हैं, क्योंकि ब्लड पंप होता है, उसे प्रेशर मिलता है और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक चला जाता है। ब्लड फ्लो क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ होता है, हाई प्रेशर में होता है, इस वजह से जो ये आर्टरीज हैं, जो धमनियाँ होती हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी इलास्टिक होती हैं, लचीली होती हैं और थिक होती हैं, मोटी होती हैं। अगर मैं वेन्स की बात करूँ, शिराओं की बात करूँ, तो ये वो वेसल्स होती हैं, ये वो नलियाँ होती हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो हमें देखने को मिलता है। और जो अभी रक्त डिफरेंट बॉडी पार्ट तक गया था, बाद में वो फिर से हार्ट तक वापस आता है। तो हार्ट तक वापस लाने का काम कौन करती हैं, वेन्स करती हैं, शिराएँ करती हैं, क्योंकि ये नीचे से ऊपर लेकर जाती हैं, धीरे धीरे जाती हैं। इस वजह से इनकी जो वॉल्स होती हैं, जो क्या कहते हैं, इनकी जो वॉल्स हैं वो कैसी होती हैं, वो थिन होती हैं, वो पतली होती हैं। और इनमें जो पट द्वार हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ये वॉल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं वेन्स में, ताकि जो ब्लड है वो नीचे वापस ना आ जाए, इसलिए इनमें पट द्वार, ये जो वॉल्स हैं वो हमें वेन्स में, शिराओं में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कैपिलरीज जो होती हैं, जो केशिकाएँ होती हैं, जैसे यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको पीछे एक मॉक टेस्ट में डायग्राम भी दिखाया था, तो ये सबसे छोटी वेसल्स होती हैं, इस तरह से ये बना होता है। तो बीच में ये केशिकाएँ होती हैं, ये सबसे छोटी वेसल, सबसे छोटी नलियाँ होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। जैसे हार्ट से जब आ रहा था ब्लड तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी, लेकिन जब वो वापस जा रहा है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, किसकी वजह से, कैपिलरीज जो केशिकाएँ होती हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हार्मोन्स हैं, वेस्ट हैं, उन सब का एक्सचेंज जो है वो यहाँ से होता है कैपिलरीज के माध्यम से। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, हमारा जो बॉडी का यूरिन होता है उसमें 95% वाटर होता है। यूरिया
पूछ लिया जाता है हमारे जो यूरिन होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें यूरिया पाया जाता है जो ऑलमोस्ट 2.5% होता है, और अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो भी 2.5% के होते हैं। फिश जो होती है, जो मछली होती है, वो वेस्ट जो है गैसियस फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में डायरेक्टली डिजॉल्व करती है, किसमें, वाटर में। तो अगर पूछा जाए कि फिश जो है क्या एक्सक्रीट करती है, तो वो गैसियस फॉर्म में अमोनिया जो है पानी में एक्सक्रीट जो है वहाँ पर करती है। कुछ जो लैंड एनिमल होते हैं जैसे बर्ड, लिजार्ड, स्नेक, वो सेमी सॉलिड वाइट जो कलर है कंपाउंड यूरिक एसिड, हमारा जो है वो यूरिया है, लेकिन जो एनिमल्स वगैरह हैं वो जो बाहर निकालते हैं वो सेमी सॉलिड वेस्ट क्या होता है, वो यूरिक एसिड होता है। हमारा वाला क्या होता है, उसमें यूरिया होता है। तो दोनों में अंतर है, याद रखेंगे। उसके अलावा जाइलम और फ्लेम क्या होते हैं, ये टिश्यू ऊतक होते हैं जो प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट में न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्ट अलोंग विद वाटर टू द एंटायर प्लांट बाय द वस्कुलर टिश्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, जाइलम जो होता है न्यूट्रिएंट के साथ साथ पानी को हमारे एंटायर प्लांट के डिफरेंट जगह जगह पहुंचाने का काम करता है जाइलम। और जो फ्लेम होता है ये वस्कुलर टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट कराता है फूड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तक। तो भोजन को डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम फ्लेम का होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके अलावा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, जिसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स ही की जो है वहाँ पर इन्वॉल्व होता है, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो वो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि एक ही पेरेंट जो है रिप्रोडक्शन करा देता है। तो उसके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, बडिंग जो हाइड्रा और ईस्ट में हमें देखने को मिलती है, तो वो क्या करते हैं, मुकुलन करते हैं, बडिंग करते हैं, जो कि असेक्सुअल का ही तरीका होता है। फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, जो हमें स्पायरोगायरा अभी हमने एल्गी में पढ़ा था, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन विखंडन होता है, वो अपने आप को तोड़ लेता है। तो सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो असेक्सुअल है। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, जो आपको कवक में देखने को मिल रही थी, इस तरह से बनी हुई थी राइजोपस में, तो वो स्पोर फॉर्मेशन भी, बीजाणु निर्माण भी क्या है, आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं जो आपको याद रखने होंगे। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन भी जो होता है वो भी असेक्सुअल का ही तरीका होता है, जिसमें क्या होता है, अमीबा अपने आप को तोड़ लेता है, तो वो बाइनरी फिजन हो जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, देखिए जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वो 2 तरीका का होता है। एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक एक्सटर्नल बाह्य निषेचन होता है। जब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, जब फीमेल की बॉडी के अंदर निषेचन होता है, जैसे ह्यूमन, काउ, डॉग, हैन, तो वो फर्टिलाइजेशन, वो निषेचन इंटरनल होता है। और जब यही निषेचन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है तो वो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, फिश, स्टार फिश, फ्रॉग। तो ये जो होते हैं ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। फ्रॉग जो है, मेंढक जो है, इसको लेकर पूछा जा सकता है कि ये कैसा फर्टिलाइजेशन करता है, कैसा निषेचन करता है। तो इसमें फीमेल जो होती है अपने अंडे को बाहर ही निकाल देती है, और जो मेल फ्रॉग होता है वो अपना स्पर्म निकालता है, और ये बाहर ही क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो बाहर, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो रहा है, तो वो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। उसके अलावा जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो विविपोरस होते हैं, जरायुज जंतु होते हैं, और जो अंडे देते हैं वो आपके ओविपोरस होते हैं, अंड प्रजनन जो हैं जंतु वहाँ पर होते हैं। देखिए एसिड, बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए जो टर्मरिक होती है, हल्दी होती है, वो लाल हो जाती है किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में, क्षारक में, और अपना कलर सेम एज इट इज़ रखती है एसिड में, मतलब येलो ही रहेगी किसमें, अम्ल में, एसिड में। चाइना रोज की बात करें तो ये डार्क पिंक हो जाता है किसमें, आपका एसिड में, और बेसिक सॉल्यूशन में ये ग्रीन हो जाता है, ये आपको याद रखना होगा। वो सॉल्यूशन जहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं होता लिटमस पेपर में, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए शुगर हो गया। फिनोल्फ्थलीन के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये एसिड में कलरलेस रहती है, कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो बेस है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, जो प्रोटीन के टेस्ट में यूज़ होता है, वहाँ पर ये अपना कलर जो है पिंक जो है कर देती है फिनोल्फ्थलीन बेस। क्षारक के केस में मिथाइल ऑरेंज, दोनों के दोनों कृत्रिम सूचक हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो हैं ये दोनों हैं। मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है एसिड में, और येलो कलर देता है बेस में, क्षारक में। रेड कैबेज जो होती है पर्पल कलर सॉल्यूशन टर्न करती है रेड में, और मिक्स विद एसिड एंड टर्न ग्रीन विद बेसिक सॉल्यूशन। तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो ये सारे एसिड, बेस और सॉल्ट में जो इंडिकेटर हैं, सूचक हैं, उनके बारे में आपको याद रखना होगा। ये दोनों कृत्रिम सूचक हैं, जबकि टर्मरिक, चाइना रोज, रेड कैबेज, ये सब क्या हैं, ये आपके, और लिटमस, ये सब आपके नेचुरल प्राकृतिक सूचक जो हैं कहलाते हैं।
उसके अलावा सोलर सिस्टम, देखिए पूरा सोलर सिस्टम होता है, बीच में सन होता है। तो ये जो शुरू के 4 प्लैनेट होते हैं ये आपके इनर प्लैनेट होते हैं, और ये जो बाहर के 4 प्लैनेट होते हैं ये आपके बाह्य ग्रह होते हैं, आउटर प्लैनेट होते हैं। और इनके बीच में आपको ये मार्स और अर्थ के बीच में देखिए ये यहाँ पर ये यहाँ पर मार्स है और ये यहाँ पर जुपिटर है। तो इन दोनों के बीच में एक बेल्ट यहाँ पर दिखाई देती है जिसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो यहाँ पर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा हो गया, वो हमारा नेपट्यून हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक में ही दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। पूछ लेगा आपसे कि कौन सा सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। तो एस्ट्रॉइड हमने अभी देखा था, सैटेलाइट भी होते हैं, कॉमेट भी जो होते हैं वो सब सोलर सिस्टम के मेंबर होते हैं। लेकिन कॉन्स्टलेशन जो ग्रुप ऑफ स्टार है, जैसे उर्सा मेजर हो गया, ग्रेट बियर हो गया, वो क्या है, वो सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कॉन्स्टलेशन इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। दीज आर द ग्रुप ऑफ स्टार, जो स्टार है उनका जो समूह है, जो पर्टिकुलर शेप वहाँ पर बना लेते हैं, वो कॉन्स्टलेशन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए उर्सा मेजर, ओरियन हो गया, ग्रेट बियर हो गया। अब देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। तो सैटर्न, अर्थ, मरकरी सब प्लैनेट है, लेकिन जो ये सीरियस होता है ये यहाँ पर प्लैनेट नहीं है। सीरियस क्या है कि स्टार है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखने होंगे। उसके अलावा हमें फेसेस ऑफ मून क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि हमें मून का वही हिस्सा दिखता है जिस पर लाइट पड़ती है। जैसे आपने न्यू मून में देखा था, जो अमावस होती है उसमें क्या होता है, मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के, तो ये वाला हिस्से पे लाइट पड़ती ही नहीं है, इस वजह से हमें वहाँ पर मून दिखाई नहीं देता। तो इसी वजह से हमें ये जो कलाएँ हैं, फेसेस दिखाई देती हैं, क्योंकि जिस पर लाइट पड़ती है जिस हिस्से पर, वही हिस्सा हमें दिख जाता है, और इसी वजह से ये कलाएँ जो हैं वहाँ पर होती हैं। यही सब यहाँ पर डिटेल में लिखा है। तो यही सब बात है। द प्लैनेट जो सबसे दूर है वो है आपका नेपट्यून, जिसे हम रेडिश भी प्लैनेट बोलते हैं। एक ऐसा ग्रह जो रेडिश है, लाल है, वो मार्स हो जाता है। ग्रुप ऑफ स्टार जो एक पैटर्न बनाते हैं, भी बता दिया, कॉन्स्टलेशन होता है। सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती है, वो क्या होते हैं, वो ग्रह, उपग्रह होते हैं, वो आपके सैटेलाइट होते हैं। एस्ट्रॉइड, ये जो गैसेज और डस्ट की बनी हुई एक लेयर होती है, इसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। और ये किसके बीच में पाई जाती है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। अब देखिए इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना होगा कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे हाइड्रोजन जो होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, जो ऊष्मायमान होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं। ऑप्शन में दे देगा 4 करके और पूछेगा किसकी लीस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है, किसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। तो हाइड्रोजन जो होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। बायोगैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 35,000 से 40,000 होती है। एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू याद रखेंगे सीएनजी से ज़्यादा होती है, 55,000। सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू 50,000 है। मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू 50,000 है। पेट्रोल, केरोसिन और डीजल तीनों की कैलोरीफिक वैल्यू 45,000 होती है। काऊ डंग जो होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही कम होती है। आपने देखा होगा जो उपले होते हैं जब हम उन्हें जलाते हैं वो जलते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो ऊष्मायमान है वो बहुत कम है, वो धुआं ही वहाँ पर देते हैं। उसके अलावा आपको जो कैंडल होती है उसमें जो ये फ्लेम जलती है, जो ज्वाला उत्पन्न होती है, उसमें 3 क्षेत्र होते हैं, 3 जोन होते हैं जो आपको याद रखना होगा। ये ब्लू वाला जोन जो होता है वो आउटर जोन होता है, और ये बीच वाला येलोइश ऑरेंज वाला जो हिस्सा होता है वो मिडिल जोन होता है, और नीचे एक डार्क कलर का जोन होता है वो आपका लीस्ट होल और मतलब ज्योतिहीन क्षेत्र कहलाता है। जो हमें प्रकाश दिखता है वो हमें मिडिल जोन की वजह से ही दिखता है। जो ये रेडिश येलोइश वाला पार्ट होता है, ऑरेंज येलोइश वाला पार्ट होता है, यही जो है ल्यूमिनस पार्ट कहलाता है, दीप्त क्षेत्र कहलाता है, और इसी की वजह से हमें जो लाइट है वो दिखाई देती है। बाहर वाला पार्ट जो होता है वो हॉटेस्ट होता है, लेकिन ये नॉन ल्यूमिनस होता है, अदीप्त होता है, मतलब ये प्रकाश के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। जो गोल्ड स्मिथ होता है वो इसी हिस्से को यूज़ करता है, ब्लू वाले को, क्योंकि ये सबसे गर्म हिस्सा कहलाता है, जो फ्लेम होती है, ज्वाला होती है। देखिए इसके अलावा जो और आपको याद रखना है वो ये रखना है कौन कौन से पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट होते हैं। देखिए पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म दैट इज़ एलपीजी, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट है आपका पेट्रोलियम का फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, इसको हम यूज़ करते हैं। पेट्रोल जो है वो भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है।
केरोसिन जो है वो भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है। जेट एयरक्राफ्ट में अगर पूछ लिया जाए तो वहाँ पर केरोसिन हो गया, जैसे लिखा है एनसीईआरटी में। डीजल जो होता है वो भी हमें क्या मिलता है, आपका पेट्रोलियम से ही मिलता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह में ये यूज़ होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है वो भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है। पैराफिन वैक्स जो होती है वो भी हमें किससे मिलती है, पेट्रोलियम से ही मिलती है। और ये जो बिटुमेन होता है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये जो बिटुमेन होता है ये भी पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट ही होता है। पेंट वगैरह और रोड की सरफेसिंग में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो ये सारे पेट्रोलियम के जो होते हैं बाय प्रोडक्ट होते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। ये सिल्क मॉथ का जो सिल्क मॉथ से कैसे हमें ककून मिलता है और कैसे हमें सिल्क रेशम जो है वो मिल जाता है, वो पूरा आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है, जो मादा रेशम कीट होती है, वो अंडे देती है जिससे क्या होता है, आपका लार्वा निकलता है, विच हैचेज लार्वा। तो लार्वा वहाँ से निकलता है और उसी लार्वा को हम कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म, कैटरपिलर या रेशम कीट कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए रेशम कीट और कैटरपिलर क्या एक ही हैं, बिल्कुल, इसे ही हम कैटरपिलर या रेशम कीट कहते हैं, जो लार्वा वहाँ से निकलता है। फिर ये जो है ग्रो करता है साइज़ में कैटरपिलर, और ये अपनी नेक्स्ट स्टेज में पहुँचने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपा। इट फर्स्ट वीव अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। अपने आप को होल्ड करने के लिए क्या करता है, अपने ऊपर क्या करता है, नेट जो है वो वीव करना शुरू कर देता है। और इस केस में ये क्या करता है, स्विंग करता है अपने हेड को, किसकी फॉर्म में, जैसे 8 फिगर होती है, इस तरह से ऐसे ऐसे घूमता रहता है, इस तरह से घूमता रहेगा, खाता पीता रहेगा और अपने ऊपर एक कवरिंग जो है यहाँ पर कवर कर लेगा। ठीक है। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर, ये यहाँ पर एक फाइबर जो होता है, तंतु जो है वो निकालता है, जो प्रोटीन का बना होता है। एंड हार्डन ऑन एक्सपोज टू एयर, जब ये हवा के संपर्क में आ जाता है तो ये कठोर बन जाता है और बिकम क्या बन जाता है, ये सिल्क, रेशम का जो तंतु होता है, सिल्क फाइबर वहाँ पर बन जाता है। और ये जो कैटरपिलर था सून कम्प्लीटली अपने आप को पूरी तरह से, ये जो सिल्क फाइबर ये अपने ऊपर बुन रहा है, इससे पूरी तरह से अपने आप को कवर कर लेता है। और जब ये पूरी तरह से अपने आप को कवर कर लेता है इस सिल्क फाइबर से, रेशम के तंतु से, यही कवरिंग जो है आपकी क्या कहलाती है, ककून जो है ये यहाँ पर कहलाती है। उसके बाद ये जो मॉथ है, ये जो रेशम कीट है, ये इस ककून के अंदर ही डेवलप होता है। और इस ककून को फिर हम क्या करते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं, जहाँ से क्या होता है, हमें जो सिल्क के यान हैं, सिल्क के जो तागे हैं, वो हमें इस ककून से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर याद रखनी होगी इसकी पूरी स्टेज, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब देखिए ऐसे ही जो शीप होती है, जो भेड़ होती हैं, उनसे हमें ऊन कैसे मिलती है, भेड़ों से। तो सबसे पहले ऊन की कटाई होती है, पहले हम शेयरिंग करते हैं। इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा, हिंदी में भी याद रखना होगा कि सेकंड पॉइंट में क्या होता है, अभिमार्जन होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभिमार्जन क्या है। अभिमार्जन जिसे हम इंग्लिश में स्काउरिंग बोलते हैं, ये होती है रुई की सफाई, उसको हम धुलते हैं, उसके अंदर से जो ग्रीस वगैरह है, डर्ट वगैरह है, वो हम निकालते हैं। तो दोनों स्टेप याद रखेंगे, सबसे पहले शेयरिंग आएगा, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद स्काउरिंग आती है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट। फिर क्या होता है, फिर आपकी सॉर्टिंग होती है, फिर छटाई होती है, जो अलग अलग तरह की ऊन होती है, कुछ हिस्सों की अच्छी ऊन होती है, कुछ हिस्सों की बेकार ऊन होती है, उसको अलग करा जाता है। ठीक है। उसके बाद धुनाई होती है और उसके बाद बुनाई और रंगाई जो है वो कर ली जाती है। ये स्टेप भी आपको याद रखने होंगे। देखिए उसके अलावा आपको प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, वो मैंने इसमें ऐड करना भूल गई, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पत्तियां दो तरह के शिरा विन्यास उनमें देखने को मिलते हैं। एक पत्तियां आपने देखी होंगी, जैसे तुलसी का पौधा देखते हैं आजकल हम चाय में डालते हैं, तो उसमें इस तरह की वेसल्स, नलियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जाली रूपी। तो याद रखेंगे ये वाला वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट, जाली रूपी रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और जैसे बनाना का पेड़ पत्ती आपने देखी होगी, या घास का पत्ती आपने देखी होगी, उसमें जो ये वेसल्स होती हैं, जो नलियाँ होती हैं, बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं। तो ये कैसा वेनेशन होता है, ये आपका पैरेलल वेनेशन होता है। कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, पैरेलल समांतर सिराविन्यास होता है। तो पत्तियों में दो तरह के वेनेशन, दो तरह के सिराविन्यास होते हैं। एक जाली रूपी जिसे हम रेटिकुलेट या जाली रूपी सिराविन्यास बोलते हैं, एक पैरेलल होता है, एक समांतर सिराविन्यास होता है। अब जो पत्तियां रेटिकुलेट वेनेशन दिखाती हैं, जाली रूपी पत्तियां जहां पर होती हैं, जाल जैसी पत्तियां जिनकी होती हैं, उनमें जो रूट होगी, उनमें जो जड़ होगी, याद रखेंगे वो हमेशा कैसी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा टैप रूट होती है, मूसलाधार जड़ें होती हैं। टैप रूट कौन सी जड़ें होती हैं, जिनमें एक मेन जड़ होती है और बाकी छोटी छोटी ब्रांचेज उसमें से निकल रही होती हैं, जैसे गाजर मूली वगैरह हो गए। तो टैप रूट जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, मूसलाधार जड़ें देखने को मिलती हैं, जहाँ
पर जाली रूपी सिरा विन्यास होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और जहाँ पर पैरेलल वेनेशन होगा, जहाँ पर पत्तियाँ सीधी सीधी होंगी नलियाँ उनमें, तो वहाँ पर जो रूट होगी, वहाँ पर जो जड़ होती है वो कैसी होती है, वो आपकी फाइब्रस रूट होती है। कैसी होती है? फाइब्रस रूट होती है। गुच्छेदार जड़ें जो होती हैं वहाँ पर मिलती हैं। इस तरह से गुच्छे जो है मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बनाना हो गया, बैम्बू हो गया, चाहे आपका ग्रास का पौधा हो गया, ये सारे के सारे, चाहे वीट गेहूँ का पौधा हो गया, आप इनको उखाड़ेंगे तो इनमें जो जड़ें होती हैं वो गुच्छे जैसी निकलती हैं, वो पैरेलल वेनेशन में हमें देखने को मिलती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा। उसके अलावा देखिए थ्रेशिंग क्या होता है, विनोइंग क्या होता है। जब हम डंडियों को पीट कर उसमें से उसका जो अनाज है वो अलग करते हैं, वो होता है थ्रेशिंग। द प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक। डंडियों से अन्न कणों को अलग करना ही आपका थ्रेशिंग होता है। विनोइंग क्या होता है? देखिए ये विनोइंग है। हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को हवा के माध्यम से अलग कर लिया जाता है। हवा जब चलती है तो जो गेहूं के दाने हैं वो नीचे आ जाते हैं, और जो भूसा होता है वो हवा से क्या होता है, अलग चला जाता है। तो ये आपका विनोइंग होता है। उसके अलावा सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, अवसादन और निस्तारण दोनों इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखना होगा। देखिए जैसे आप एक ग्लास देख रहे हैं, इसमें जो मिट्टी नीचे बैठ गई है पानी के अंदर, ये सेडिमेंटेशन है, ये अवसादन है। लेकिन अब इस साफ पानी को मैंने दूसरे ग्लास में निकाल लिया तो वो डिकेंटेशन होता है, वो आपका निस्तारण होता है। ये भी आपको याद रखना होगा। अब देखिए फ्लोवर के जो पार्ट होते हैं वो आपको याद रखने होंगे। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो कहलाता है आपका क्या, स्त्री केसर पिस्टल। और इस पिस्टल के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, स्टिग्मा, स्टाइली, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जाती हैं, और कंप्लीट मिलाकर इसे हम पिस्टल या स्त्री केसर बोलते हैं। स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे हम पुंकेसर बोलते हैं। और इसमें 2 चीज़ें आती हैं, ये जो गोला सा बन रहा है ये एंथर होता है, ये आपका क्या होता है, पराकोश होता है। और ये जो लंबी सी डंडी दिख रही है ये आपका तंतु होता है। तो ये फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं फ्लोवर के, फूल के, ये आपको याद रखने होंगे। देखिए उसके अलावा काफ़ी क्वेश्चंस बने थे तो मैंने ये ऐड कर दिया है कि प्लांट जो हैं, कौन कौन से फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, जो पानी में तैरते हैं, उनमें क्या होता है, हैव अ लॉट ऑफ स्पेस फिल्ड विद एयर। बहुत सारा स्पेस होता है जिसमें हवा भरी होती है, जिससे वो आसानी से तैर पाते हैं। दीज मेक दिस प्लांट वेरी लाइट। और ये जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, हवा जिनमें भरी होती है, ये इनको बहुत हल्का बनाती है, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर पाते हैं पानी की सरफेस पर। और इनकी जो अपर सरफेस होती है लीव्स की, वो वैक्सी होती है। वैक्सी होती है, मोम जो होती है, ताकि जो पानी है वो उन पर रहे ना और ये खराब ना हो। द रूट ऑफ दीज प्लांट आर नॉट फिक्स। ये जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, सीधी सी बात है, इनकी जो रूट है, जो जड़ें होती हैं, वो फिक्स नहीं होती। ये रूट हैंग करती हैं लूजली इन द वाटर। ये पानी में ही क्या करती हैं, लटकी रहती हैं, हैंग करती हैं। डकवीड, वॉल्फिया, पिस्टिया, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, फ्लोटिंग प्लांट के। उसके बाद आते हैं फिक्स्ड प्लांट। ये पानी में ही बात कर रही है। फिक्स प्लांट, पानी के अंदर वो प्लांट जिनकी रूट जो है पानी के अंदर फिक्स होती हैं, तो वो होते हैं आपके फिक्स प्लांट पानी के अंदर। इनमें स्टेम भी होती है, ठीक है, टू रीच द सरफेस ऑफ वाटर। दे हैव ब्रॉड लीव्स। इनमें जो है चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं जो पानी में तैरती हैं। लीव्स में वैक्सी कोटिंग हमें देखने को मिलती है, ताकि जो लीव्स है वो क्या हो सके, ड्राई रह सके और वो सड़े ना, वो खराब ना हो। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, अपर सरफेस ऑफ द लीफ। याद रखेंगे, ये जो फिक्स प्लांट है, पानी के अंदर जो फिक्स प्लांट है, इनमें जो स्टोमेटा होता है वो कहाँ पर होता है, वो अपर सरफेस ऑफ लीव्स में हमें देखने को मिलता है। इनमें थिन, होलो, फ्लेक्सिबल, लाइट स्टेम्स होती हैं, विच हेल्प लीव्स टू फ्लोट। इसकी वजह से पत्तियां जो होती हैं वो फ्लोट करती हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर सम एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में क्या जाते हैं, लोटस और वाटर लिली आ जाते हैं। डेजर्ट प्लांट इंपॉर्टेंट है, डेजर्ट का अडेप्टेशन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। प्लांट स्टोर वाटर इन देयर स्टेम और लीव्स। देखिए ये जो पानी है अपने अंदर स्टोर कर कर रखते हैं, अपनी स्टेम में भी, अपने तने में भी और अपनी पत्तियों में भी। लॉन्ग रूट सिस्टम, हमें गहरी जड़ें लंबाई मिलती हैं, ताकि पानी जो है काफ़ी गहराई से वो लेकर आ सकें। बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो लीफलेस होती हैं, उनमें जड़ें नहीं, वो सॉरी पत्तियां नहीं होती। ये अपनी पत्तियों को कांटों में बदल देते हैं। और ये जो पत्तियां ना होने की वजह से जो पानी का क्योंकि पानी जो निकलेगा वो ट्रांसपिरेशन से पत्तियों में से स्टोमेटा रंध्र के माध्यम से निकलता है, तो पत्तियां ना होने की वजह से जो पानी है वो कम से कम निकलता है, इस वजह से ये लीफलेस होते हैं।
इन अ कैक्टस लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन, यहाँ पर लिखा है जो पत्तियां हैं कैक्टस में वो कांटों में बदल जाती हैं। वैक्सी कोटिंग यहाँ पर देखने को मिलती है ताकि जो पानी का लॉस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, कम पानी का लॉस वहाँ पर हो। स्टेम इज़ ग्रीन, यहाँ पर जो पत्तियाँ होती सॉरी पत्तियों के साथ साथ जो इनका तना होता है वो भी ग्रीन होता है, इसलिए जो फोटोसिंथेसिस है वो यहाँ पर स्टेम में भी देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि फोटोसिंथेसिस क्या केवल पत्तियों में ही होता है? जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें ये जो फोटोसिंथेसिस है हमें स्टेम में भी देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको। अब देखिए डेजर्ट प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं ये जो फोटोसिंथेसिस है ये रात के समय में भी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। माउंटेन प्लांट जो होते हैं अब याद रखना है ये टॉल और स्ट्रेट होते हैं। कोन शेप, ये जो कोन शेप वाले होते हैं इस तरह से, ये जो कोन शेप वाले प्लांट होते हैं ये आपके माउंटेन प्लांट होते हैं। स्नोफॉल ये कोन की शेप में क्यों होते हैं? ताकि जो स्नो है वो इजीली इनसे गिर जाए, ठीक है, सरफेस पर। मोस्ट प्लांट हैव निडल लाइक लीव्स, अगर क्वेश्चन बन जाए कि निडल लाइक लीव्स पत्तियां जो होती हैं वो निडल जैसी होती हैं, वो किस में होती हैं? वो माउंटेन प्लांट में ही होती है। निडल शेप प्रिवेंट टू मच वाटर लॉस एंड हेल्प टू शेड स्नो इजीली, वाटर लॉस जो है उसको रोकने से और साथ में जो स्नो है वो आसानी से झड़ जाए। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है माउंटेन प्लांट के, कॉनिफर, पाइन्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये आपके माउंटेन प्लांट के ही एग्जाम्पल हैं। तो ये सारा था जो इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में मैंने आपको पूरा एक छोटी सी समरी या कहेंगे या की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये आपके लिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।